इंस्पेक्टर कामिनी गाड़ी चला रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। कामिनी ने गाड़ी साइड में रोकी और कॉल उठाया। कौन बोल रहा है? कामिनी मैम, मैम मुझे बचा लीजिए प्लीज, वो मुझे मार डालेगा, मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप कहाँ से बात कर रहे हो, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप घबराइए मत। मैम वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। मैम वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और कॉल कट गया। कामिनी ने उस नंबर पे वापस से कॉल किया, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कामिनी ने हवलदार को कॉल किया और उस नंबर की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। साथ ही इंस्पेक्टर राठौड़ को भी कॉल करके सारी बात बताई और वहां से गाड़ी लेकर चली गई। अगले दिन न्यूज़पेपर में शहर में एक लड़की की अजीबोगरीब तरीके से खून होने की खबर आई। कामिनी को जब उस नंबर की इंफॉर्मेशन मिली तो पता चला कि वो नंबर तो उसी लड़की का है जिसका खून हुआ है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ जब उस स्पॉट पर पहुंचे तब उस लड़की की डेड बॉडी एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से चाकू के वार से खराब कर दिया गया था और उसके माथे पर एक काले रंग का गुलाब रखा हुआ था। ऐसे अजीबोगरीब तरीके से खून के पीछे का राज क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल इंस्पेक्टर राठौड़ के मन में आ रहे थे। इस केस की छानबीन करने के ठीक 1 महीने बाद फिर से एक मर्डर की बात पूरे शहर में फैल गई। ताज्जुब की बात तो यह थी कि इस लड़की को भी उसी तरीके से मारा गया था जैसे 1 महीने पहले मर्डर हुआ था, और ऐसे ही लगातार 4 महीनों तक मर्डर होता रहा। सर, ये केस उतना आसान नहीं लगता जितना हम सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये कौन हो सकता है और क्यों? सही कहा तुमने कामिनी, ये किलर बहुत चालाक है। मुझे लगता है कि ये कोई साइको किलर है जो सभी खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। अच्छा, तुमने एक बात नोटिस की कामिनी? क्या सर? ये कि हर मर्डर महीने की 14 तारीख को हो रहा है। हो ना हो ये किलर अभी भी किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में है और इस महीने की 14 तारीख को वो पक्की सी बात है कि एक और मर्डर करेगा। लेकिन इस बार हमें उसे पकड़ना होगा कामिनी। अगले दिन जब कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ केस की छानबीन कर रहे थे तब एक न्यूज रिपोर्टर उनके पास आया। हेलो सर, मेरा नाम विक्टर है, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं सर। आपके यहाँ आने की वजह? शहर में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, बस उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं सर। देखो विक्टर, इस बारे में अभी हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते हैं, मामला सेंसिटिव है, लेकिन बहुत ही जल्द हम उस किलर को पकड़ लेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो अब तुम जा सकते हो यहाँ से, वो रहा दरवाजा। मैं जानता हूँ सर कि आप उसे पकड़ लेंगे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कामिनी, हवलदार और राठौड़ उसकी ओर देखने लगे। विक्टर ने कहा कि वो उनके साथ रहना चाहता है। विक्टर ने बताया कि वो पहले से ही एक इंस्पेक्टर बनना चाहता था। उसके लिए उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से उसे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और नौकरी करनी पड़ी। अब वो क्या है ना सर कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके साथ एक बार काम करूं। अगर मैं आपके किसी भी तरह से मदद कर सका तो मान के चलिए मेरा इंस्पेक्टर बनने वाला जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। पहले तो इंस्पेक्टर राठौड़ ने साफ मना कर दिया, लेकिन विक्टर की बहुत विनती करने के बाद वो राजी हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से कम एक बार तो अपना सपना पूरा करूंगा। थैंक यू सर। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। दूसरे दिन से विक्टर हमेशा कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ के साथ रहता और उनकी हेल्प करता। सर, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, लेकिन ये सीरियल किलर तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। अरे सबूत भी मिलेंगे और गुनहगार भी। कामिनी, कुछ भी हो जाए, इस बार वो किलर मेरे हाथ से नहीं बचेगा। एक दिन कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और विक्टर एक साथ बैठकर किलर के बारे में बात कर रहे थे। सर, मुझे लगता है कि इस किलर को पकड़ना आसान नहीं होगा। वो बहुत ही होशियारी से सब कुछ प्लान कर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने विक्टर। अब मुझे भी लगता है कि मैं ये केस पूरा नहीं कर सकता। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं किलर को पकड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं अब ये केस ही छोड़ दूं। ये आप क्या कह रहे हो सर?
आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं सर? अरे नहीं सर, आप ऐसे कैसी बातें कर सकते हैं? अरे मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और आप है कि केस ही छोड़ना चाहते हैं। ये क्या बात हुई सर? देखते हैं। वैसे विक्टर, नाइस डियो। हाँ हाँ सर, ये मेरा फेवरेट डियो है। एनीवे, चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चलो। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन नहीं आए। कामिनी ने उनको कॉल किया लेकिन कॉल नहीं लगा। सब परेशान होने लगे कि आखिर राठौड़ सर कहां गए। देखते ही देखते 14 तारीख आ गई। मिशा अपने स्टूडियो से वापस अपने घर आई थी। मिशा एक मॉडल थी। वो घर आई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई। तभी उसके रूम को किसी ने अंदर से लॉक कर दिया। मिशा जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एक लड़का जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था वो वायलिन बजा रहा था। उसे देखकर मिशा बहुत डर गई। कौन हो तुम? और तुम मेरे रूम में कैसे आए? क्या चाहते हो तुम? देखो देखो, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मिशा ने जैसे ही चिल्लाने की बात की, उस आदमी ने वायलिन जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिशा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। मिशा वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और बहुत डर गई थी। उसने मदद के लिए खिड़की से किसी को बुलाना चाहा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अचानक वो आदमी खिड़की से उसके सामने आया। उसे देख मिशा पीछे हटी। वो आगे बढ़ता गया और थोड़ी देर बाद, हेलो मिस्टर विक्टर, कैसे हो? अरे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, जरा हाथ तो, अरे हाथ कैसे मिलाओगे? अच्छा, हालचाल तो ठीक है ना आपके? अब तक तो सब ठीक था सर, पर शायद अब नहीं रहेगा। तो बोलो मिस्टर विक्टर, कहानी यहाँ बताओगे ये ससुराल लेकर चलें? मैंने कुछ नहीं किया है सर, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अरे आप उसको जाकर पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ रखा है? उसे किसे? किसने किया है सब? ट्विंकल को। ट्विंकल? कौन ट्विंकल? मेरे दोस्त। विक्टर ने बताया कि ट्विंकल उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, लंच करते, शॉपिंग करते, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। विक्टर ट्विंकल से प्यार करने लगा था, लेकिन वो उसे कह नहीं पाता था। एक दिन उसने तय कर लिया कि कॉलेज में वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को वो ट्विंकल को प्रपोज करेगा, और उसने वैलेंटाइन डे के दिन ट्विंकल को प्रपोज भी किया और उसे एक रेड कलर का ड्रेस और रोज गिफ्ट किया। लेकिन ट्विंकल उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती थी। उसने उसे साफ इनकार कर दिया। विक्टर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मुझे लगा तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम भी औरों जैसे निकले। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा कहकर ट्विंकल ने वो ड्रेस और रोज विक्टर के मुंह पर फेंक दिया और वो शहर छोड़कर चली गई। विक्टर को ये बात बहुत बुरी लगी। वो रात भर वहीं रोता रहा। धीरे धीरे उसके मन में खूबसूरत लड़कियों के लिए नफरत पैदा हो गई। इसीलिए वो हर एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बिगाड़ना चाहता था, उन्हें मारना चाहता था। ओह, तो इसलिए तुमने उन 4 लड़कियों को मार डाला? सर, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। अगर ये खुद किलर है तो ये हमारे साथ क्यों रहता था हमेशा, और आपको इस पर शक कैसे हुआ? कामिनी, ये हमारे साथ इसलिए रहता था ताकि ये हमारी हर एक चाल पर नजर रख सके। अच्छा, तुम्हें याद है एक दिन की बात है कि हम लोग पुलिस स्टेशन की कैंटीन में बैठे हुए थे और तभी ये भी वहां पे अंदर आया था। अंदर आते वक्त इसके हाथ से इसका बैग छूट गया था और ये बहुत ही घबराहट में उसको समेट रहा था। बस यही बात तो मुझे इसकी बहुत अजीब लगी। सर, बैग और खून का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, अरे कामिनी, बड़ा कनेक्शन है। उसी दिन तो मुझे असली खूनी का पता चला। वो कैसे सर? कामिनी, जब वो बैग लेकर हमारे पास अंदर आया तो मुझे एक खुशबू आई थी, और ये वही खुशबू थी कामिनी जो पहली लड़की के मरने के बाद उसके लापता हुए लाल रंग के कपड़े से आई थी। बस शक तो मुझे तभी से हो गया था। राठौर सर ने बताया कि वो वहां पुलिस कैंटीन से निकलने के बाद थोड़ी देर में वापस कैंटीन में आए और उन्होंने वहां पे सीसीटीवी फुटेज चेक किया। तब उन्हें विक्टर के बैग से गिरे सामानों में
मॉडल मिशा की तस्वीर दिखाई दी। तभी वो समझ गए थे कि विक्टर ही असली कातिल है और उसका नेक्स्ट टारगेट मॉडल मिशा है। समझी कामिनी? इसीलिए मैंने केस से बाहर होने का नाटक किया ताकि मैं इस विक्टर पर नजर रख सकूं और उसे शक ना हो। वाओ, सच में सर, यू आर ग्रेट सर। कमाल कर दिया आपने तो। अपना तो ऐसा ही है कामिनी, चीते की चाल और बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर का कमाल। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। और मुकेश, कैसा है दोस्त? ठीक हूँ। और ये तेरा पैर कैसा है? जो है तेरे सामने है। अब प्लास्टर हटेगा तो पता चलेगा कि अंदर के हाल क्या हैं। अरे बस 1 महीने की तो बात है। अरे प्लास्टर हट जाएगा, तेरा टेंशन ना ले। फिर उसके बाद तो बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा बे। डिग 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 डिग। और क्या है? तू भी कमाल करता है यार, मरते हुए को भी हंसा देता है तू। अरे वो सब तो ठीक है यार, पर इस रंगीन रात में किस हसीना का फोन आ रहा है? और ये मोबाइल की जगह लैंडलाइन खनखना रहा है। क्यों भाई? पूछ कर बताता हूँ। हेलो, शर्म कर राक्षस है। अरे कुछ नहीं, ये जुगल बोल रहा था कि किसी हसीना का फोन है, पर निकला तू राक्षस। प्रमोद, अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। अबे साले लंगड़ा नहीं होता तो आ जाता खुद ही। हाँ चल बाय, सोचने तो दे कुछ। अरे ये क्या बोल रहा था राक्षस? आ रहा है क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली 12 बजे उसकी मुंबई की फ्लाइट है। हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन के कुछ पैसे उससे लेने थे। अबे तो मुझसे ले लेना, मेरे पैसों को क्या दीमक लगा है? मुझसे ले ले बस। जब राक्षस वापस आ जाए तो मैं उससे ले लूंगा, सिंपल। अरे यार सिंपल ही तो नहीं है, अमाउंट बड़ा है, 2 करोड़ है, वो भी ब्लैक। मुझे एक नए स्टार्टअप में डालने हैं, इसीलिए अभी चाहिए। तू ला सकता है क्या? क्यों नहीं, अभी ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉल करके प्रमोद को बता देता हूँ कि तू पहुंच रहा है पैसे लेने। प्रमोद, अब क्या हुआ तुझे यार? प्रमोद, प्रमोद आके खोल, प्रमोद होश में आ। खून खून, सांप को मार दिया, मार दिया, खून खून। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ तो भैया रामू, थोड़ा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। हाँ अब बताओ, क्या देखा तुमने? साहब, मैं बाहर कुत्तों को खाना खिलाने गया था, तब मालिक ठीक थे। कुछ देर बाद जुगल साहब को आते देखा, इनके पीछे पीछे मैं भी आ गया तो देखा इनके हाथ में चाकू है और मालिक मरे पड़े हैं। सर ये सच नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रमोद ऑलरेडी मरा हुआ था। मैं तो बस उसके शरीर में घुसा हुआ चाकू निकाल रहा था सर, और कुछ नहीं। साहब मालिक के बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, ये हैं और 2 और हैं। इन सब की मीटिंग भी यही हुई थी, जिसमें मालिक और इनकी पैसों को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। इन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी उन्हें। अरे हाँ, दी थी धमकी। गुस्से में आदमी कुछ भी बकता है, मैंने भी बक दिया। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि मैं उसे मार ही डालूंगा। वैसे भी मुझसे ज्यादा झगड़ा प्रमोद का मुकेश और विक्रम से हुआ था सर। लेकिन जुगल साहब, आप प्रमोद से मिलने क्यों गए थे? मैं मिलने नहीं बल्कि मुकेश के पैसे पिक करने वहाँ गया था सर। मुकेश के पैर में प्लास्टर है इसलिए। लेकिन वहाँ तो पैसों का कोई बैग ही नहीं था। अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ सर। जुगल सच कह रहा है सर। एक्चुअली रात 10 बजे प्रमोद का कॉल आया था, थोड़ा अर्जेंट था तो मैंने जुगल को भेज दिया। मिस्टर मुकेश और मिस्टर विक्रम, देखिए मुझे पता चला है कि आप दोनों से प्रमोद का बड़ा झगड़ा हुआ था।
तो जरा आप इस पर थोड़ा रोशनी डाल देंगे तो अच्छा होगा। बताइए। अरे मैंने प्रमोद से 50 लाख रुपए लोन लिया था, उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। मुकेश बीच बचाव में आया तो इसी चक्कर में बातें इसे भी सुननी पड़ी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। सर, प्रमोद थोड़ा गर्म दिमाग जरूर था, लेकिन जितना जल्दी वो गुस्सा होता था उतना ही जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाता था। देखिए, मुझे तो आपकी बात पर पूरा भरोसा है मुकेश जी कि प्रमोद उस झगड़े के बाद भी नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन कोई तो है जो नॉर्मल नहीं हुआ। मिस्टर विक्रम जी, कहाँ थे कल रात आप? इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर विक्रम। जो होगा बोलने से होगा। बोलिए। अब सर, मैं क्लब 59 में अपने गर्लफ्रेंड भारती के साथ था। गर्लफ्रेंड का फोन एंड एड्रेस? सर, विक्रम सच बोल रहा है। वो रात 8 से आधी रात 12 बजे तक भारती के साथ बिजली क्लब में ही था। मैंने क्लब के सीसीटीवी फुटेज चेक की है सर, लेकिन उसकी सीडीआर से पता चला है कि उसने प्रमोद को करीब 9 बजे कॉल किया था। कामिनी जी, इतना काफी है उससे मुलाकात करने के लिए। चलिए। मैंने लोन लेने के लिए उसे कॉल किया था, लेकिन इससे पहले कि हमारी बात शुरू होती वहाँ कोई आ गया था। कौन? पता नहीं सर, लेकिन प्रमोद ने उससे ये जरूर पूछा था कि तू उधर से क्यों आया है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, उसने फोन कट कर दिया। सर, विक्टिम प्रमोद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। यस, प्लीज प्लीज लाओ, इधर लाओ, दिखाओ। तो खून 9 से 10 बजे के बीच हुआ है ना? तो फिर उसने रात 10 बजे कॉल कैसे किया मुकेश को? और अगर ऐसा होता तो खून का समय 10 से 11 के बीच का होता। दाल में कुछ तो काला है कामिनी जी। सर, फोन की घंटी बज रही है। फोन की नहीं कामिनी जी, दिमाग की घंटी बज रही है, जो हमें खूनी तक पहुंचाएगी। मतलब बहुत ही जल्द समझ में आने वाला है। थोड़ा शांति तो रखिए। चलिए। कहिए इंस्पेक्टर, क्या जानना है आपको? अरे जानना वानना कुछ नहीं है मुकेश जी, सब पता है हमको। हम तो खाली आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, बस। कैसी इन्फॉर्मेशन? देखिए, ऐसा है मुकेश जी कि जिस परिस्थिति में प्रमोद का खून हुआ है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप तीनों में से किसी और का भी मरना तय है। इसलिए थोड़ा संभल कर, है ना? चलिए। और हाँ, अरे जुगल भी तो जमानत पर बाहर ही है। चलिए, चलते हैं हम फिर। थैंक यू इंस्पेक्टर, इन्फॉर्म करने के लिए। कौन होगा इस वक्त? जुगल, तूने प्रमोद का कत्ल क्यों किया मुकेश? मैं कत्ल क्यों करूंगा? तुम्हें तो पता है मैं तो उसके घर गया भी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो मुकेश। विक्रम, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अरे पागल तो तुम हो गए हो पैसों के लिए, और इसीलिए तुमने प्रमोद को मार डाला। लेकिन इससे पहले कि तुम हमें मारो, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों यार? हम दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। सर, मुझे बचा लीजिए। जुगल और विक्रम मुझे मारना चाहते हैं। दोनों चाकू लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। बचा लीजिए सर, मुझे प्लीज बचा लीजिए। शांति शांति शांति। बेटा, पहले तू ये बता कि तेरा प्लास्टर कहाँ है और तू दौड़ कैसे रहा है? नहीं सर, वो मेरे पीछे वो चाकू लेकर।
बेटा तूने बड़ी प्लानिंग के साथ पहले जुगल को अपने घर पे बुलाया और फिर अपने लैंडलाइन पर फेक कॉल की हेल्प से प्रमोद से बात करने का ड्रामा किया और जुगल को प्रमोद के पास भेज दिया। लेकिन उससे पहले तू अपनी कार से प्रमोद के घर के पीछे पहुंचा, दीवार फांदी और खिड़की से अंदर घुसकर तूने उसे मार डाला। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, तू इधर से क्यों आया है ना? खिड़की पर तेरे फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और जिस चाकू से तूने प्रमोद को मारा था उस पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सब। मैंने जब प्रमोद को मारा था तब ग्लव्स पहने हुए थे मैंने, तो ऐसी सूरत में ना तो मेरे फिंगरप्रिंट्स तुम्हें विंडो पर मिल सकते हैं और ना ही चाकू पर। ये सब तुम लोगों की चाल है। तुम सब मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। क्या बात। थैंक यू मिस्टर मुकेश ऑन कैमरा अपना जुर्म एक्सेप्ट करने के लिए। वेल डन। अबे जाता कहाँ है? चल अब ये बता कि प्रमोद को तूने मारा क्यों? करीब साल भर पहले मैंने प्रमोद से हाईवे पर होटल बनाने के लिए 1 करोड़ लोन लिया था, जिसे मैं जुए में हार गया। प्रमोद को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गया। हर रोज पैसों का तकाजा करता था। इसी बात से परेशान होकर मैंने उसे अपने रास्ते से हटाकर जुगल को फंसा दिया ताकि केस जुगल के साथ ही रफा दफा हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दोस्त को धोखा देने के लिए तुझे कहीं माफी नहीं मिलेगी मिस्टर मुकेश, कहीं नहीं। ले जाइए इस धोखेबाज को यहाँ से सर। धोखेबाज तो तुम भी हो। तुमने भी तो उसके 50 लाख हड़प रखे हैं। तुम जैसा इंसान ही इतना घटिया सोच सकता है मुकेश। मैं अपने लोन के पैसे प्रमोद की बहन को ट्रांसफर कर चुका हूँ, समझे? और कंपनी के प्रॉफिट का जो हिस्सा प्रमोद का था वो उसे जाएगा। प्रमोद की बहन अब हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी बहन है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया यार। दोस्त और पार्टनर अगर हो ना तो तुम दोनों जैसा। चलो ख्याल रखना। श्वेता एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम करती है और अपने मम्मी पापा के साथ खोजपुर में रहती है। एक दिन अपने घर पे बैठे हुए श्वेता अपने बॉयफ्रेंड अमन से फोन पे बात कर रही होती है। नहीं, मैं इस वैलेंटाइन डे पर तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है और मैं घर पर क्या बोल कर आऊंगी? साल में एक ही बार तो वैलेंटाइन डे आता है। घर पर झूठ बोल देना कि तुम्हें ऑफिस के काम से जाना पड़ रहा है और अगले दिन वापस चले जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अगला दिन राठौड़ अपने केबिन में ही बैठा होता है कि तभी राजेश आकर कहता है, राठौड़ साहब आप मेरी मदद करिए। ये है मेरी बेटी श्वेता, अचानक घर से गायब हो गई है और आज दोपहर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कह रही थी कि ऑफिस के काम से जा रही है और आज दोपहर शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन अभी दोपहर में जब फोन मिलाया तो उसका फोन ही नहीं लग रहा है। और ऑफिस में पता किया तो ऑफिस वालों ने बताया कि उन्होंने ऑफिस के काम से श्वेता को नहीं भेजा है। अरे आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत 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 शांत। चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, है ना? ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ पहले राजेश के घर जाता है और छानबीन करना शुरू करता है। राजेश जी, श्वेता का कमरा कौन सा है और क्या आपने कमरे में कोई सफाई की है? जी नहीं, जब से वो गई है अभी तक उस कमरे में कोई नहीं गया। ठीक है, चलिए आप लोग यहीं पर रुकिए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ श्वेता के कमरे में जाता है और जांच शुरू कर देता है। तभी कामिनी कहती है, सर, आपको क्या लगता है श्वेता कहाँ गायब हुई? क्या उसका किडनैप हुआ है? राठौड़ श्वेता के कमरे को अच्छे से देख रहा होता है, जहां उसे एक जगह पे पड़े हुए बैग दिखाई देते हैं। नहीं कामिनी, नहीं 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 नहीं, श्वेता कहीं गायब नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। लेकिन सर, ये आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? वो देखो बैग्स, देखो वहां टोटल 2 बैग का निशान है क्योंकि मिट्टी की वजह से बैग के आसपास धूल बन गई है। और वो देखो वहां से एक बैग हटाया हुआ है जिसका निशान अभी भी वैसा का वैसा ही है और अभी इस कमरे की सफाई भी नहीं हुई है ना? लेकिन हो सकता है कि श्वेता ने वो बैग उठाकर कहीं और रख दिया हो। बेड शीट पे भी मिट्टी दिखती है। नहीं कामिनी जी, जरा यहाँ तो देखो। अरे ये बेड शीट के ऊपर भी हल्की सी मिट्टी लगी हुई है, यानी श्वेता मैडम ने बैग उठाकर यहाँ बेड पे रखा
और उसके बाद कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक किया। समझी कुछ? सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी। लेकिन वो अचानक गई कहाँ? अरे यही तो पता करना है कामिनी जी, कैसी बातें करती हैं आप। चलिए काम करिए, फटाफट आप श्वेता जी के बैंक डिटेल्स निकलवा लो और मुझे बताओ, है ना? राठौड़ के कहे अनुसार कामिनी जी श्वेता के बैंक डिटेल्स लेने चली जाती हैं। तभी वहाँ राजेश आता है। सर, मेरी बेटी का कुछ पता लगा? हाँ जी राजेश जी, तो देखिए बात ऐसी है कि आपकी जो बिटियां हैं वो अपनी मर्जी से गई हैं यहाँ से, और कहाँ गई हैं वो तो हम जल्द ही पता लगा लेंगे। इतने में ही कामिनी राठौड़ के पास आती है और कहती है, सर, श्वेता ने पास की सिटी वारू की ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी, कल की और आज की वापस की टिकट थी। उसके अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है श्वेता वारू गई है किसी जानकार से मिलने, और इसीलिए ही आने और जाने दोनों की टिकट करवाई है उसने। अच्छा राजेश जी, क्या आपकी फैमिली का कोई वारू सिटी में रहता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन श्वेता बताया करती थी कि उसका एक दोस्त वारू में रहता है और अगले महीने वो अपने दोस्त अमन से मिलवाने वाली भी थी। तो कामिनी जी, आपको पता है ना अब क्या करना है? जी, अच्छे से पता है। ऐसा कहकर राठौड़ और कामिनी राजेश से अमन का एड्रेस लेकर सीधा वारू निकल जाते हैं और अमन के घर पहुंचकर दरवाजे पे नॉक करते हैं। कौन है? रुको, आया मैं। क्या बात है, काफी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में। क्यों, सबूत छुपाने में टाइम लग रहा था क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा सबूत? और आप लोग हैं कौन? ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे आ रहे हैं? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम श्वेता को जानते हो? हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्दी हम शादी करने वाले हैं। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों श्वेता के बारे में कुछ पूछ रहे हो? वो ठीक तो है? अरे तुम ये बताओ कि आखिर श्वेता कहाँ है? वैलेंटाइन डे है आज। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी श्वेता से 2 दिन पहले बात हुई थी और उसने गुस्से में आकर फोन काट दिया था। उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई है। वैसे श्वेता को हुआ क्या? कहाँ है वो? श्वेता घर से गायब है 2 दिन से। खैर तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम्हें कुछ मालूम हो तो हमें बताना, और अगर हमें तुम्हारी जरूरत हुई तो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला लेंगे, ठीक है? जी सर, जैसे ही श्वेता के बारे में कुछ पता लगे तो प्लीज बताइएगा। राठौड़ और कामिनी अमन से पूछताछ करके उसके घर के बाहर आ जाते हैं, और तभी राठौड़ को घर के बाहर एक लॉकेट का टुकड़ा मिलता है। वहीं एक ढाबे का बिल भी पड़ा हुआ था। ये देख कामिनी कहती है, सर, क्या लगता है आपको श्वेता अमन के पास गई थी? कामिनी जी, श्वेता वैलेंटाइन डे पर अमन को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो गायब है। लेकिन सर, हमें तो श्वेता का कोई सामान अमन के घर नहीं मिला, तो आपको कैसे समझा कि श्वेता यहाँ आई थी? अमन का घर देखा तुमने? ऐसा लग रहा था जैसे कि आजकल में ही यहाँ पे साफ सफाई हुई है। अब सीधी सी बात है कि घर की इतनी सफाई, वो भी अकेले रहने वाला कोई लड़का, हर एक कर ही नहीं सकता है कामिनी। और ये देखो, जब श्वेता के पापा श्वेता की फोटो दिखा रहे थे तो यही वाला लॉकेट श्वेता के गले में था। सर, जब अमन के खिलाफ सबूत है तो हम इसे पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि कामिनी जी, श्वेता को गायब करना इस अकेले का काम हो ही नहीं सकता है, और अगर हमने इसे पकड़ लिया तो किडनैपर खुद को बचाने के लिए क्या कर सकता है? श्वेता को नुकसान पहुंचा सकता है। बस इसीलिए पहले हमें श्वेता का पता लगाना होगा। कामिनी जी, आप एक काम करिए, टेलीफोन कंपनी से श्वेता और अमन दोनों के फोन रिकॉर्ड निकालिए, पता करिए कल रात से आज दोपहर तक कहां थे दोनों के सेल फोन, है ना? और हाँ, चलिए इतनी दूर आए हैं तो जरा ढाबे पे खाने के मजे ले लिए जाएं। चलिए आज मैं आपको खिलाता हूँ ढाबे की बढ़िया तड़के वाली दाल, आइए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी को उसी ढाबे में ले जाता है जिसका बिल अमन के घर के बाहर मिला था। आइए साहब, बताओ क्या खाओगे? मटर पुलाव, आलू पराठा, दम आलू, गोभी? अरे बस बस, हम यहाँ खाने नहीं आए हैं। ये बताओ कि ये बिल तुम्हारे यहाँ का है? जी हाँ, ये तो वो अपने मोहल्ले के अमन भाई का बिल है। हाँ तो ये बताओ कि 1-2 दिन में उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया? साहब, कोई लॉटरी निकली है क्या अमन की? क्योंकि पहले तो 100 से 150 तक का ही ऑर्डर करता था, वो भी महीने में 1-2 बार, लेकिन 2 से 3 टाइम का खाना मंगवा रहा है, वो भी 1000 तक का। छोटू की बात सुनकर राठौड़ और कामिनी वहां से जाने लगते हैं। सर,
अब तो कंफर्म हो गया है कि अमन ने ही श्वेता का किडनैप किया है। और ये लीजिए, फोन कंपनी ने डेटा भी भेज दिया है। श्वेता का फोन तो उसके ही सिटी में बंद हो गया था, तब से ऑन नहीं हुआ। और अमन का फोन कल पूरा दिन उसके घर पे ही था, लेकिन आज दोपहर में एक होटल के पास गया था। तो चलो अब होटल चलते हैं। राठौड़ कामिनी जी के साथ वन होटल जाता है, जहां रिसेप्शन पे ही मैनेजर मिल जाता है, जो कहता है, हेलो सर, बताइए कितने रूम दे दूं? ऐसा रूम दो जिसमें मैं किसी को किडनैप करके रख लूं और किसी को पता भी ना चले। क्यों कामिनी जी? अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी कामिनी श्वेता की फोटो दिखाकर कहती है, इस फोटो को देखो और बताओ ये लड़की क्या आज यहाँ आई है? मैनेजर डरते हुए अपना पसीना साफ करता है। नहीं, मैं इस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ सर। वैसे भी सर आज वैलेंटाइन डे है, क्या पता किसी और होटल में गई हो। आप किसी और होटल में पता कर लो सर। वो तो हम पता कर ही लेंगे। मैनेजर साहब, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये लीजिए कामिनी जी, श्वेता मैडम के कपड़े तो मिल गए, अब श्वेता भी मिल जाएगी। तभी राठौर मैनेजर को धमकाता है और मैनेजर डरते हुए सच बता देता है। सर, मैंने सब सच बता दिया, अब मुझे जाने दो। कामिनी जी, आपको पता है ना क्या करना है अब? जी सर। ऐसा कहकर कामिनी मैनेजर को पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके बाद श्वेता के पापा और अमन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और दोनों आ जाते हैं। और उनके आते ही राठौर कहता है, आ जाओ आप दोनों, मिल गया श्वेता का खूनी, आ जाओ बैठो। ये आप क्या कह रहे हैं? श्वेता का तो किडनैप हुआ था ना? ये आप क्या बोल रहे हैं राठौर जी? मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। इतने में श्वेता सभी के सामने आ जाती है, जिसे देख राजेश खुश हो जाता है और श्वेता को गले लगा लेता है। राठौर जी, मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, तो आपने झूठ क्यों कहा? ताकि असली मुजरिम को पकड़ा जा सके। तो मिस्टर अमन जी, अब आप सच बताएंगे या मैं आपका भांडा फोड़ूं? ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे मिलकर फंसा रहे हो। चलो मैं ही बता देता हूँ। अरे बताने के साथ साथ दिखाता भी हूँ। इतने में ही पुलिस वाला वन होटल के मैनेजर को भी पकड़ के लाता है। तो हुआ कुछ यूं कि श्वेता अमन को वैलेंटाइन डे का सरप्राइज देने के लिए ऑफिस के काम का झूठ बोलकर वारू गई और अपना फोन कर लिया बंद और अमन के पास पहुंच गई और एक दिन पूरा वहीं पे रही, जहां अमन ने तीनों वक्त वहीं के पास वाले ढाबे से 2 लोगों का खाना ऑर्डर किया। और अगले दिन अमन अपने दोस्त वन होटल के मैनेजर वालों से बात कर रहा था, जो श्वेता ने सुन लिया कि कैसे अमन भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर वैलेंटाइन डे का बोलकर उनको अपने पास बुलाता है और उसके बाद उन्हें बेहोश करके वन होटल में बंदी बना लिया करता है। और जब कोई भी उस लड़की को ढूंढने नहीं आता तो दोनों मौका पाकर उस लड़की को मार कर उसके बॉडी पार्ट्स को बेच दिया करते थे। क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, और मेरा धंधा अच्छा भी चल रहा था, लेकिन इस श्वेता ने सब खराब कर दिया। तभी पुलिस वाला अमन को भी पकड़कर ले जाता है और श्वेता अपने पापा के साथ चली जाती है। सर, आपने कैसे पता किया कि उसी होटल में श्वेता है? कामिनी जी, क्योंकि जो फोटो हमारे पास थी उसमें श्वेता ने जो कुर्ता पहना हुआ था वही कुर्ता वो लॉन्ड्री वाला लेकर जा रहा था और उस मैनेजर की नजर बार बार उस लॉन्ड्री वाले की तरफ ही जा रही थी। बस इतने में तो खेल हो गया और क्या। सर, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? कामिनी जी, अपना तो ऐसा ही है।